नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है निमोनिया। तो हम सबसे पहले यही जानेंगे कि आखिर में निमोनिया होता क्या है, इसके कारण क्या-क्या हैं, सिम्पटम्स क्या हैं? तो सर आप प्लीज़ बताएँ कि निमोनिया क्या है? थैंक यू। वीडियो बनाने के क्रम में आज का जो हमारा विषय है वो निमोनिया को लेकर है। हम निमोनिया को दो तरह से समझते हैं। जैसे निमोनिया क्या है, तो इसको हम दो तरीके से समझते हैं। पहला जो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि लंग्स में कंजेशन होता है और श्वासनाल यानी ट्रैकिया और ब्रोंकस, इसके साथ एल्वियोलर सैक्स जो होते हैं उसमें कंजेशन होने की वजह से प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं होना, शॉर्ट ब्रीदिंग होना और उसके कारण से हाइपोक्सिया का कंडीशन डेवलप हो जाना। कभी कभी तो निमोनिया में देखा जाता है कि बच्चों का चेहरा नीला पड़ जाता है और उसके साथ में रेस्टलेसनेस, फीवर, पेट की भी प्रॉब्लम्स और तमाम सारी चीज़ें रहती हैं। चूँकि हम होम्योपैथ चिकित्सक हैं तो निमोनिया का जिक्र करने पर हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक लेके चल रहे हैं, आजकल निमोनिया अगर देखा जाए तो प्रसाद में मिल जाता है। जैसे बच्चों का जन्म होता है और जन्म होते ही बच्चों को वैक्सीनेट किया जाता है, तो ये जो वैक्सीनेशन है ना, इस वैक्सीनेशन के कारण जो हम देखते हैं कि जो बैड इफ़ेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन है उसमें हम पाते हैं कि अधिकतर बच्चों को निमोनिया, कफ, कोल्ड और कंजेशन, फीवर, ये ड्यू टू वैक्सीनेशन, बैड इफ़ेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन होता है। लक्षण में स्पष्ट हमने कर दिया कि शॉर्ट ब्रीदिंग हो जाती है, कंजेशन हो जाता है, चेस्ट हैवी हो जाता है, फीवर रहता है, बच्चा रेस्टलेस हो जाता है। किसी किसी केस में स्नफल्स कंडीशन रहते हैं जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, बच्चा मुंह खोल के सांस लेता है और साथ में बच्चा बेचैन रहता है और बहुत रोता है। डे नाइट बच्चा रोता रहता है, चेहरा नीला पड़ जाता है, ये सारी चीज़ें। धन्यवाद सर। ये भी देखा जाता है कि निमोनिया ज़्यादातर बच्चों में होता है, तो सर ये भी हम लोग को जानना है कि किस एज फैक्टर को ज़्यादा ये अफ़ेक्ट करता है कि देखने को मिलते हैं निमोनिया उनमें? चूँकि चाइल्ड में इम्यूनिटी वीक होती है, तो वैसे में 5 साल की उम्र तक बच्चों को निमोनिया का अटैक बहुत ही ज़्यादा होता है और बेसिक चीज़ें हमें वही ध्यान रखना होता है कि बच्चों में ख़ास करके मदर और एट द एज ऑफ फीडिंग, जब मदर फीड कराती रही हूँ तो उसमें मदर को बहुत प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कुछ माताएं होती हैं जो पानी वानी का काम बहुत ज़्यादा करती हैं, बहुत ज़्यादा भीगी रहती हैं, नहाने बैठेंगी, कपड़ा धुलने जाएंगी या इस तरह का कार्य करेंगी, तो वो लंबे समय तक केयरलेस होकर के रहती हैं, जिससे उनको ठंड लगती है। उनकी चूँकि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है तो वो टॉलरेट कर जाती हैं, बट बेबी की इम्यूनिटी वीक होती है जो आसानी से कोल्ड एक्सपोज़र में आ जाती है और जिससे बच्चों को बार बार रिकरेंस निमोनिया का रहता है। निमोनिया का सर संक्रमण का कारण क्या है? मतलब ये कैसे फैलता है? इस पे भी बताएँ। देखिए, हम दो पक्ष है किसी भी बीमारी में और ख़ास करके निमोनिया के केस में दो पक्ष है। एक फंडामेंटल कॉज है, तो फंडामेंटल कॉज में लेटेंट सोरा है, ट्यूबरकुलर बैकग्राउंड है, फैमिली हिस्ट्री ट्यूबरकुलर है, सिफिलिटिक मियाज्म भी कैरी ऑन करता है, तो ये निमोनिया के कॉज में आ जाते हैं जो फंडामेंटल कॉज हैं। एक्साइटिंग कॉज में कोल्ड एक्सपोज़र और एक जो कॉज जो आर्टिफिशियल कॉज हो जाता है
वो है वैक्सीनेशन। तो ये वैक्सीनेशन भी एक बड़ा कॉज हो जाता है निमोनिया होने के पीछे। इसके साथ में बैड फूड हैबिट्स, पैकेज्ड फूड, फास्ट फूड, आइसक्रीम और फ्रीज़ का पानी। आजकल एक जो फैशन चला हुआ है, छोटे छोटे बच्चे खुद से फ्रीज़ खोल लेते हैं और ठंडा पानी पी लेते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स इसके पीछे काम करते हैं। सर निमोनिया के इन्वेस्टिगेशन क्या है, मतलब इसके स्टेटो फाइंडिंग, चेस्ट एक्सरे और ये ब्लड एग्जामिनेशन में क्या देखने को मिलता है? देखिए, जनरल इन्वेस्टिगेशन में जैसे स्टेथो फाइंडिंग में हमको 3 प्रकार के साउंड मिलते हैं। रैटलिंग साउंड मिलते हैं, रेल साउंड मिलते हैं और रोंकाई साउंड मिलते हैं। और एक होम्योपैथ के रूप में अगर हम देखेंगे तो रैटलिंग साउंड मिलता है, मीन्स एंटीमटार्ड। रेल साउंड मिलता है, मीन्स स्पॉन्जिया। और रोंकाई साउंड मिलता है, मीन्स हीपर सल्फर। अब इसके साथ ये 3 प्रोमिनेंट साउंड होते हैं, चूँकि ट्यूबरकुलर पेशेंट में क्रीपिटेशन का साउंड मिलता है। दूसरा है कि चेस्ट एक्सरे कराने पे पूरा एक्सरे डार्क आता है और बहुत डीप रहता है, और ब्लड टेस्ट में स्नोफिल्स बढ़े हुए रहते हैं, WBC ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, इन्फेक्शन देखे जाते हैं। तो ये हमारी जनरल पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेटिव फाइंडिंग्स हैं। इस स्टेथो फाइंडिंग के आधार पे हमने मेडिसिन आपको जिक्र कर दिया। होम्योपैथिक चिकित्सा ये कितनी, मतलब इसमें कितनी कारगर है? जैसे कि एलोपैथिक में होता है कि इमरजेंसी केसेस में उनको नेबुलाइज़र लगा दिया जाता है, तो होम्योपैथिक में इमरजेंसी केस में क्या करना चाहिए सर? देखिए, अकॉर्डिंग टू इमरजेंसी एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन होम्योपैथ में बहुत अच्छी और कारगर दवाएं हैं। अब होम्योपैथी में थोड़ी सी बारीकी क्या है, चूँकि होम्योपैथी का सिस्टम इंडिविजुअलाइजेशन के आधार पे हम दवा का चयन करते हैं, मीन्स चाइल्ड टू चाइल्ड हम मेडिसिन का चयन करते हैं। अब जिस तरह के कंडीशन रहते हैं, और इसमें कॉमनली बहुतायत जो होम्योपैथिक दवाएं देखी जाती हैं, जो यूज़ की जाती हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे थेराप्यूटिक्स पे बहुत नहीं चर्चा करने वाला हूँ, मेडिसिन्स पे चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें एकोनाइट, एंटीमटार्ट, एमोनकार, ब्रायोनिया, सल्फर, कार्बोवेज, लाइकोपोडियम, इवन समटाइम्स ट्यूबरकुलिनम, कैलकेरिया सल्फ, फास्फोरस, इस तरह की प्रभृत तमाम दवाएं हैं जो बहुत ही कारगर सिद्ध होती हैं। यहाँ तक कि बहुत ही एक्यूट इमरजेंसी, जिसमें ये देखा जाता है कि बच्चे का चेहरा हाइपोक्सिक कंडीशन होने के कारण नीला तक पड़ने लगता है, ऐसी परिस्थिति में हम एंटीमटार्ट देते हैं, जो कफ एक्सपेलिंग कैपेसिटी डेवलप कराता है, और जिससे जो सीने में जकड़ा हुआ कफ है वो ढीला हो करके और बच्चा इंगल्फ कर जाता है। चूँकि एक्सपेलिंग कैपेसिटी नहीं होती है तो वो इंगल्फ कर जाता है और वो पैखाने के रास्ते से वो निकल जाता है। ऐसे ही हीपर सल्फ देखते हैं, जहाँ बहुत ही इंटैक्ट कफ है, उस कंडीशन में हीपर सल्फ उस कफ को ढीला करता है, और बाद में जब हम स्पॉन्जिया देते हैं तो जितना भी जमा हुआ कफ है वो सारा कफ बाहर हो जाता है। ऐसे ही क्रिटिकल सिचुएशन में कैलीकार्ब और तमाम सारी अदर दवाएं। धन्यवाद सर। तो आज हमको उम्मीद है कि सबको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। निश्चित, और अपनी सरल भाषा में हम लोगों ने इस टॉपिक को डील किया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक सब्सक्रिप्शन आपका हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन होगा। थैंक यू।